नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MX लाइव में। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एक चैप्टर हमारा बचा हुआ है बस, कॉलम्स का। ये शियर स्ट्रेसेस इन बीम आज हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से यार कोई एक स्टूडेंट ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। कोई एक स्टूडेंट ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। नहीं भाई, सब बढ़िया है नूर आलम, ठीक है। चलो बढ़िया यार, आज की क्लास मजेदार रखते हैं और आज ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश कर देते हैं। चलो ठीक है ना, फटाफट हेडिंग डालिए आगे की। ग्रुप पे स्टूडेंट मैसेज कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। मैंने 8 बजे का टाइम बोला था यार। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कल हम लोगों ने ये पूरा कवर कर लिया था, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग प्रणाली, गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सुल्तान, नूर आलम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। स्टार्ट करेंगे गाइस आज का सेशन। तो कल हम लोगों ने ये चीज प्रूफ कर दी थी। देखो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, मैं फटाफट आप लोग को थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं, देन विल स्टार्ट दी सेशन। मैंने कल आप लोग को बताया था कि बिकॉज ऑफ दिस, मैंने आप लोग को कल बताया था बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसवर्स फोर्स, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस आएगा। एंड ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय द लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्लेइंग कार्ड्स लेते हैं, ट्रांसवर्स फोर्स लगाते हैं, तो अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इट इज फ्री टू मूव, तो क्या होता है, देयर इज एक्स डायरेक्शन स्लाइडिंग। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस। बट यही बीम को अगर आप क्या करते हो, अगर इसी बीम को आप क्या करते हो, रेजिस्ट करके रखते हो, तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल शियर डेवलप होगा, ठीक है, स्ट्रेस डेवलप होगा। तो आपने पहले ये निकाला बिकॉज ऑफ द बेंडिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बेंडिंग कितना अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो ये आपने अनबैलेंस्ड फोर्स निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि टोटल अनबैलेंस फोर्स जो है, इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए कौन आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस। आपने ये देख लिया, एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस, ये वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है, VA y बार अपॉन IB। और आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस ऑलवेज अकम्पनीड बाय द ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, तो आपने ये बोल दिया एट अ डिस्टेंस y जो आपका ट्रांसफर शियर स्ट्रेस है वो कितना होगा, VA y बार अपॉन I इंटू B होगा, ठीक है ना। तो आपको ये पता लग गया एक क्रॉस सेक्शन में अलोंग द डेप्थ कैसे शियर स्ट्रेस वेरी कर रहा है, ये आपने पता करना था, ये आपने पता कर लिया है,
क्लियर है। अब हमने देखा कि अगर आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में कैसे आपका वेरिएशन होता है, तो ये मैं आप लोग को बता देता हूं। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में आपने देखा कि न्यूट्रल एक्सिस है और फिर आपने आई की वैल्यू देख ली, ठीक है, एरिया आपने देख लिया अबव दी वाई, ठीक है, और इसका सीजी आपने देख लिया विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल एक्सिस। तो आपने ये देखा कि शियर स्ट्रेस इज वेरिंग पैराबोलिकली विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस के मतलब टॉप पे क्या है, जीरो है, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम है और बॉटम में क्या है आपका जीरो है। तो ये पैराबोलिकली वेरी कर रहा है, पैराबोलिकली वेरी कर रहा है। ये इक्वेशन है टाउ इज इक्वल टू 6v बाई बी डी क्यूब डी स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है एवरीवन। तो ये हमने देख लिया। फिर हमने ये देखा कि एवरेज शियर स्ट्रेस जो होता है ये 3/2 ऑफ वी डी, देखो मैक्सिमम जो है दैट इज 3/2 ऑफ वी इंटू डी, 3/2 ऑफ वी इंटू बी इंटू डी। अब देखो बहुत ध्यान से, मैं ये मान लेता हूं कि अगर ये क्रॉस सेक्शन जो आपका है, लेट एट अ क्रॉस सेक्शन एवरेज शियर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, एवरेज शियर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, दिस इज समथिंग, ये क्या है, विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये डेप्थ है क्रॉस सेक्शन का, और इस क्रॉस सेक्शन पे लेट अस सपोज वी शियर फोर्स है, तो एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होगा, टाउ एवरेज, एवरेज शियर स्ट्रेस वी बाई क्रॉस सेक्शन इज बी बाई डी। तो देखो टाउ मैक्सिमम क्या लिख सकते हो आप, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 3/2 ऑफ वी डी, अभी हमने निकाला था। तो दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट 3/2 टाइम्स ऑफ द एवरेज शियर स्ट्रेस इन द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये ऐसे शियर स्ट्रेस ऐसे वेरी कर रहा है, देखिए ये चीज है मैक्सिमम, ये हो गया, ठीक है ना, ये मैक्सिमम है, ठीक है। इसका मैं अगर एवरेज लेता हूं, ऑन एन एवरेज पूरे सेक्शन पे ऑन एन एवरेज इतना है, देखिए ये एवरेज है रेड वाला, दिस वैल्यू लेट अस सपोज एवरेज, टाउ एवरेज, टाउ एवरेज, ठीक है। और व्हाइट वाली क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट टाउ मैक्सिमम। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इस एवरेज का 3/2 टाइम्स है, 3/2 टाइम्स है। ये समझ में आ गया आप लोग को। दो चीजें हमने देखी, क्या क्या देखा हमने, ठीक है, ये रेड वाला एवरेज है, ऑन एन एवरेज पूरे डेप्थ में जो शियर स्ट्रेस है, ऑन एन एवरेज पूरे डेप्थ में जो शियर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम का कितना है, मैक्सिमम का 2/3 है। क्लियर एवरीवन, ठीक है, मैक्सिमम का 3/2 है, मैक्सिमम इज 3/2 ऑफ द एवरेज। अरे समझ में आया आप लोगों को, बताइए मुझे। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उस स्टेटमेंट का आप मुझे बताइएगा यस है कि नो। इन अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, इन अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, shear that is transverse stress, shear मतलब transverse shear stress distribution is ठीक है parabolic in nature, parabolic in nature। ये बताइए मुझे, ये बात सही है कि नहीं है। along the cross section, in a cross section along the depth the shear stress varies parabolically, yes or no? yes, very good, very good। ये लिख लीजिए फटाफट। करेक्ट है ना।
आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है ट्राइंगुलर सेक्शन। देखो ट्राइंगुलर सेक्शन में कैसे वेरिएशन होता है। देखो ट्राइंगुलर सेक्शन में भी जो शेयर का वेरिएशन है, अगर आपका क्रॉस सेक्शन ट्राइंगुलर है, लेट सपोज ये क्रॉस सेक्शन है आपका, ये क्रॉस सेक्शन है, दिस इज दी सीजी, ये सीजी है, और यहां पर देखिए बहुत ध्यान से, ये क्या है, मतलब वो सेंटर है, ये सीजी है, ठीक है ना, ये सेंटर है, सेंटर मतलब h/2, मतलब ये हाइट अगर आपकी h है, दिस इज इफ h, दिस इज दी h, तो ये हाइट, ये लेट अस सपोज h/2 है, ठीक है, और ये बॉटम से कितना है, h/3 है, और टॉप से कितना है, 2h/3, ये सेंटर है, ये सेंटर है, और ये सी जी है। देखो ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस पास फ्रॉम दी सी जी, न्यूट्रल एक्सिस पास फ्रॉम दी सी जी, ये बात समझ में आ रही है। इन ट्राइंगुलर सेक्शन ऑल्सो, इन ट्राइंगुलर सेक्शन ऑल्सो द वेरिएशन इज पैराबोलिक। शीयर का जो वेरिएशन है वो पैराबोलिक ही होता है, शीयर का जो वेरिएशन है वो पैराबोलिक ही होता है, और मैक्सिमम कहां पर आता है, एट दी सेंटर, ठीक है, 1.5 1.7 सॉरी एट द न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी एट द न्यूट्रल एक्सिस, एट द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। ये है, दिस इज टाउ मैक्स, ठीक है, तो यहां पे जो टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस है वो वैल्यू कितनी है, दैट इज 4/3 ऑफ टाउ एवरेज, 4/3 ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है, और सी, ठीक है, और यहां पर जो वैल्यू है सेंटर पे, ठीक है, ठीक है, सेंटर पे जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज, ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू इज टाउ मैक्स। अच्छा ये सेंटर पे जो मैक्सिमम है ये 3/2 है, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। तो इसे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं इस डायग्राम को, तो मैक्सिमम आप बना लीजिए यहां पर, आई होप आप ये समझ गए होंगे। हम डिराइव भी कर सकते हैं इसे, जैसे हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन में डिराइव किया है, हम सिमिलरली ट्राइंगुलर सेक्शन में भी डिराइव कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए मैंने कैसे डिराइव किया था। आई हैव रिटन दिस इक्वेशन, टाउ वी ए वाई बार आई बाई बी, ठीक है, सिमिलरली मैंने क्या किया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन लिया और वाई बार लिया, उस तरीके से मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं, ठीक है। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, वी ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी। तो न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी वाई डिस्टेंस पर आप सेक्शन लेके निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर एवरीवन। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज एट दी सेंटर, सेंटर पे, और उसकी वैल्यू कितनी है, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, और न्यूट्रल एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, दैट इज 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम। ईएससी मेंस में डेरिवेशन आता है यार इसका, आप इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा, सिंपल है, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए एट अ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस वाई डिस्टेंस पर, ठीक है, उसके ऊपर का एरिया ले लीजिए, ठीक है, ये डिराइव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चलिए सर्कुलर सेक्शन की बात बताता हूं मैं आप लोग को, फॉर सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, देखो सर्कुलर सेक्शन कैसा है, ऐसा है, सर्कुलर सेक्शन ऐसा है, ठीक है, तो सर्कुलर सेक्शन में क्या चीज है, इन सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, टाउ मैक्स कहां पर आता है, सेंटर पे, ये सेंटर पे टाउ मैक्स है,
ये टाउ मैक्स है, टाउ मैक्सिमम, दिस इज टाउ मैक्स, ठीक है ना। फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो आपका है 4/3 ऑफ टाउ एवरेज है, 4/3 ऑफ टाउ एवरेज है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। ठीक है, एक यहां इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं। यहां पर एक इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ईएससी इंटरव्यू क्वेश्चन। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, फ्रॉम फ्रॉम ट्रांसवर्स shear पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, विच सेक्शन which section is most preferred, ठीक है, इज मोस्ट प्रेफर्ड, ये बताइए मुझे। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए रेक्टेंगुलर, ऑप्शन बी ट्रायंगुलर, ऑप्शन सी सर्कुलर, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, आई वोंट गिव द आंसर, आई वोंट गिव द आंसर। बताओ मुझे, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है ये। जल्दी जल्दी सोचिए क्या आंसर होगा, जोक्स अपार्ट जल्दी जल्दी सोचिए। फ्रॉम द ट्रांसफर शेयर पॉइंट ऑफ व्यू विच क्रॉस सेक्शन इज मोस्ट प्रेफर्ड। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, आप एक हिट करिए। देखो ज्यादातर लोग ऑप्शन ए बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन इज द करेक्ट आंसर है, सर्कुलर सेक्शन इज द करेक्ट आंसर। रीजन क्या है, देखो वाई सर्कुलर सेक्शन इज द करेक्ट आंसर। आप ये चीज देखिए, देखो देखो आप लोग को मैं क्या बोलता हूं, जहां पर स्ट्रेस ज्यादा है वहां एरिया ज्यादा चाहिए, और जहां स्ट्रेस कम है वहां आपको कम एरिया चाहिए, यस और नो। भाई जहां आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है वहां आपको ज्यादा एरिया चाहिए उसे रेजिस्ट करने के लिए, जहां स्ट्रेस कम है वहां आपको कम एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो यहां पर एट द टॉप स्ट्रेस इज जीरो, तो एरिया भी आपका क्या है, जीरो है रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है, आप देखो यहां पर एरिया भी आपका बढ़ रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेस इज एट द इक्वेटर, मैक्सिमम स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस। यहां पर देखो सबसे ज्यादा एरिया है, सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा है। बात समझ में आ गए, तो ये बहुत एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट है। क्लियर हो रही है वाली बात। और ट्राइंगल में देखिए, जहां सबसे ज्यादा एरिया आपको चाहिए था वहां पर आपका सबसे ज्यादा एरिया नहीं है। क्लियर। रेक्टेंगल में क्या है, हर जगह आपने देखो जहां पर कम एरिया चाहिए वहां पे भी आपने ज्यादा एरिया दे रखा है। The area where you need the less area you have given the more area, so that is why circular section is most preferred as in terms of resisting the transverse shear। ये सबको समझ में आया।
ये फटाफट लिख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट, देन विल मूव टुवर्ड्स। डन एवरीवन, आगे बढ़े। चलिए, नाउ विल सी द ट्रांसफर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन आई सेक्शन। ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन आई सेक्शन, इन आई सेक्शन, ठीक है ना। देखो आई सेक्शन में ट्रांसफर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये देखिए आई सेक्शन है, द विड्थ इज बी, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, और इसकी विड्थ है स्मॉल बी, ठीक है। ये दोनों जो पोर्शन होते हैं, दीज पोर्शंस आर नोन एज, ये दोनों पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वेब, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज फ्लैंज। क्लियर एवरीवन? अब देखिए बहुत ध्यान से, B इज दी, B कैपिटल B इज नोन एज दी विड्थ ऑफ वेब। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। ये दोनों जो हैं, दीज आर नोन एज दी फ्लैंजेस, एंड दिस इज नोन एज दी वेब, दिस इज नोन एज दी वेब। अब देखिए कैपिटल B जो है, दिस इज नोन एज दी विड्थ ऑफ फ्लैंजेस, विड्थ ऑफ फ्लैंजेस। स्मॉल b इज नथिंग बट विड्थ ऑफ वेब, विड्थ ऑफ वेब। अब देखो बहुत ध्यान से, वी नो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू V इंटू A इंटू वाई बार अपॉन I इंटू B। इसका मतलब क्या हो गया? शियर ट्रांसफर शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द सेक्शन, विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यस और नो? ट्रांसफर शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द सेक्शन, ये बात समझ में आ रही है? If the width of the section is more, then the shear stress will be less. If the width of the section is less, shear stress will be more. इसका हम लोग, ठीक है, इसका हम लोग एनालिसिस देखते हैं। इसका हम लोग एनालिसिस देखते हैं, देखिए, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, चलो देखो बहुत ध्यान से, देखो देखो क्या चीज है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखो यहां पर कितनी विड्थ है? ग्रेटर विड्थ है, ग्रेटर विड्थ है तो शियर स्ट्रेस क्या आएगा? कम आएगा कि नहीं आएगा? वेरी लेस, वेरी लेस, वेरी लेस। नीचे भी आपका विड्थ बहुत ज्यादा है, शियर स्ट्रेस विल बी वेरी लेस, ठीक है। अब आप दो सेक्शन देखिए, एक तो ये वाला सेक्शन जस्ट बिलो, ठीक है, जस्ट बिलो, जस्ट बिलो देखो इस वाले क्रॉस सेक्शन के विड्थ इतनी ज्यादा है, ठीक है। एंड जस्ट अबव इट, जस्ट अबव विड्थ क्या हो गई? एकदम से कम हो गई। एकदम से अगर विड्थ कम हो गई, सो हेयर द इंक्रीज इन द शियर स्ट्रेस विल बी ड्रास्टिक, हेयर द इंक्रीज इन द शियर स्ट्रेस विल बी ड्रास्टिक, हेयर ऑल्सो द इंक्रीज इन द शियर स्ट्रेस विल बी ड्रास्टिक। अगेन अगेन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में क्या होता है? पैराबोलिक होता है कि नहीं होता है? तो ऊपर भी पैराबोलिक, नीचे भी पैराबोलिक और सेंटर में भी पैराबोलिक। ये समझ में आया आप लोग को? हाउ दी shear stress, transfer shear stress variation in the I section?
एट द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब, ठीक है, फ्लैंज हैव ग्रेटर विड्थ, सो द शियर स्ट्रेस विल बी लेस, वेब हैव लेसर विड्थ, सो ड्रास्टिकली द शियर स्ट्रेस विल इंक्रीज. And both and all the three cross sections are rectangular in cross section. We have seen in the rectangular cross section how the shear stress vary along the depth, that is parabolically, that is parabolically. I hope everyone understood this concept. और देखो ये चीज हर कोई याद करा देता है, ऐसे होता है तो होता है. yes, if b decreases shear stress will increases. देखिए यहां पर देखो ना, the red one, the red highlighter, here the width is very much, here the width is very much, so shear stress is very less, shear stress is very less. And here in the web the width is very less, so drastically the shear stress increases, drastically the shear stress increases. And how shear stress is inversely proportional to the width? From this equation, from the shear stress equation, transverse shear stress equation. अब देखिए बहुत ध्यान से, let us suppose shear stress here is in this region, the shear stress is, let us suppose, tau 2, and in the red one, in the red region, the shear stress is tau 1. Let us suppose here the shear stress is tau 1. Here the shear stress is tau 1. Let us suppose this value is tau 1 and this yellow one will is tau 2. So if I found out the ratio tau 1 by tau 2, this should be equals to what? This should be equals to, देखिए ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? This should be equals to tau 1 नीचे वाला है ना, तो small b by capital B. देखिए ये समझ में आ रहा है? If tau is inversely proportional to the width, so tau 1 by tau 2 should be equals to small b by capital B. ये समझ में आया आप लोगों को? Shear stress in the flange upon shear stress in the web is equals to width of the flange. उल्टा हो जाएगा, tau 1 is equal to shear stress in web, flange, और tau 2 क्या है? shear stress in web. देखिए ये समझ में आया आप लोग को? एक और स्टेटमेंट देखिए, जितना भी शियर स्ट्रेस है, देखिए पूरे क्रॉस सेक्शन में जितना भी शियर स्ट्रेस है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज रजिस्टर्ड बाय फ्लैंज और वेब. जल्दी बताइए मुझे आंसर. इन आई सेक्शन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज रजिस्टर्ड बाय द फ्लैंज और द वेब्स. ये बताइए मुझे. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज रजिस्टर्ड बाय द वेब और द फ्लैंज. Very good yaar, very good. The answer is what? Very good yaar, the answer is web. Why? देखो ना, मैक्सिमम कहां पर आ रहा है? वेब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना. सो ये लिख लीजिए आप लोग. इन आई सेक्शन 80 to 90% of transverse shear is taken by web. ठीक है. And 10 to 20% is taken by flanges. ये लिख लीजिए. सबको समझ में आया ये चीज? चलिए लिख लीजिए फटाफट.
देखो क्या चीज है ना, ये इकोनॉमिकल नहीं है सुल्तान, ये इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है ना। आप क्या करते हो कभी कभी स्टील देखो, मगर आई सेक्शन क्या होता है, फ्लेक्चर में मतलब हेल्प बहुत करता है। जहां सिर्फ ट्रांसफर शियर आएगा ना, वहां पर ये इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो जहां पर आपका ज्यादा स्ट्रेस है वहां आपने एरिया कम दिया हुआ है। देखो जहां पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है वहां आपने एरिया कम दिया है, और जहां आपका स्ट्रेस बहुत कम है वहां आपने एरिया बहुत ज्यादा दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया है? ये समझ में आ रहा है आप लोग को? सो शियर रजिस्ट करने में ये हेल्पफुल नहीं होता है, बट बेंडिंग जहां जिस स्ट्रक्चर में बेंडिंग ज्यादा आती है वहां पर ये बहुत इफेक्टिव होता है। क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस बेंडिंग स्ट्रेसेस इंक्रीजेस। सो हर सेक्शन की अलग अलग यूटिलिटी है। अंडरस्टूड एवरीवन? Now next concept is the last concept, that is combined loading. Written everyone? चलिए नेक्स्ट हेडिंग इज कंबाइंड लोडिंग। ये कंबाइंड लोडिंग देखते हैं। ठीक है, कंबाइंड लोडिंग के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, उस क्वेश्चन से समझते हैं कंबाइंड लोडिंग क्या होता है। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 15,000 न्यूटन इज अप्लाइड टू द एज ऑफ द मेंबर एज शोन। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। एज शोन इन फिगर, neglect the weight of member and determine the state of stress at B and C। और ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, देखो दिस इज 50 mm, ये दिया हुआ है 50 mm, दिस इज 20 mm, दिस इज 20 mm। ठीक है, एंड लोड इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट, P। you are asked to find the stress at point B and at point C।
क्वेश्चन लिखिए फटाफट, विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दिस चैप्टर विल गेट फिनिश। डन एवरीवन। अब देखो क्या दिया हुआ है, अ 15,000 न्यूटन लोड इज अप्लाइड एट द एज ऑफ द कॉलम, एट द एज ऑफ द कॉलम, नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द मेंबर, ठीक है, डिटरमाइन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट बी एंड सी, ये पूछा है आपसे। अब देखो जब भी कभी आपको देखो, वेन एवर द लोड इज नॉट अप्लाइड एट द सीजी ऑफ द कॉलम, इट इज अप्लाइड एट एन इसेंट्रिसिटी, आपको क्या करना होगा, सिंपल मैकेनिक्स आपको अप्लाई करनी है। व्हाट इज द सिंपल मैकेनिक्स, देखिए बहुत ध्यान से, हम इससे पहले क्या कर रहे थे, जब भी कभी किसी इसेंट्रिसिटी पे लोड होता था, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये देखिए, विल ट्रांसफॉर्म दिस लोड इनटू, ठीक है, विल ट्रांसफॉर्म दिस लोड, ठीक है ना। देखो जैसे ये P लगा हुआ है, ये P फोर्स दैट इज 15,000 न्यूटन। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू इज, मैकेनिकली देखिए, मैकेनिकली इफ आई अप्लाई अ P फोर्स ओवर हियर एंड P फोर्स डाउनवर्ड, देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म, यस और नो। एंड अगेन देखिए बहुत ध्यान से, दिस फोर्स P and this force P will form a couple, this form a couple, yes or no। देखिए बहुत ध्यान से, this form a couple, this is P load and this is also P load and this length is 50 mm, this length is 50 mm, this will form a couple of, yes or no, P into 50 mm, P into 50 mm, ठीक है ना। So on the cross section देखिए, on the cross section a direct P load as well as moment, ये moment कैसा आएगा यहाँ पे, a moment is like this, a moment is like this, ये समझ में आया, how a moment like this, समझ में आया सबको। The value of P is nothing but 15,000 Newton. What is the value of moment? Moment is nothing but P into length. Length is 50 mm, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 15,000 into 50, तो that is equals to what? This moment is equals to 75 into 10 की पावर 4 न्यूटन mm। ये सबको समझ में आ गया। because of this C and B, C will be under compression, B will be under tension, ये बात समझ में आ रही है आप लोग को। बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट एंड द डायरेक्ट लोड, ठीक है, तभी तो देखो इसेंट्रिसिटी पे अगर लोड आता है हम क्या करते हैं, सेंटर पर एक मोमेंट और एक डायरेक्ट लोड लगा देते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट देखो इसका जो डायग्राम है ये कैसे बनेगा, देखिए बहुत ध्यान से। लुक इट, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, आई विल सॉर्ट इट आउट, देखो बहुत ध्यान से।
ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। अब देखिए बहुत ध्यान से, यहां पर लेट अस सपोज ये सेक्शन था पहले, इफ दिस वाज द सेक्शन, if this was the section, ठीक है, देन ये कैसे कन्वर्ट हो गया देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, हाउ दिस हैज कन्वर्टेड, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए, तो बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट, सो इन बी पॉइंट देर इज अ टेंशन एंड इन सी पॉइंट देर इज अ कंप्रेशन, यस और नो? समझ में आया? सो बिकॉज ऑफ पी फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस पी फोर्स, देखो, बिकॉज ऑफ दिस पी फोर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पी फोर्स एवरी फाइबर विल बी इन डायरेक्ट कंप्रेशन, एवरी फाइबर विल बी इन डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस विल बी, वी नो डायरेक्ट स्ट्रेस इज पी बाई एरिया, व्हाट इज द एरिया, दिस लेंथ इज 40 mm and this length is 100 mm, so P force is nothing but 15,000 Newton divided by area is nothing but 100 into 40 mm square, तो हाउ मेनी मेगा पास्कल, दैट इज डायरेक्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन के लिए माइनस, माइनस का 3.75 मेगा पास्कल, 3.75 मेगा पास्कल, ये समझ में आया? एंड बिकॉज ऑफ द बेंडिंग, सिग्मा बेंडिंग at in fiber B it will be tensile, it will be tensile, and sigma bending stress in C it will be compressive in nature, it will be compressive in nature, ये बात आप लोग को समझ में आई? and what is the bending stress, sigma by y is equals to m by I, तो sigma bending is equals to m into y upon I, ये अपने को कैलकुलेट करना है. what is the value of m, what is the value of m, the sigma bending is equals to m की वैल्यू कितनी है, 15,000 इंटू 50, ठीक है, दिस इज m, m इंटू वाई, वाई इज नथिंग बट, वाई कितना होगा, देखो बहुत ध्यान से, किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट हो रही है कि नहीं हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मैक्सिमम y इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, दैट इज 50 mm, दैट इज 50 mm, दैट इज 50 यहां पर लिख दिया मैंने, अपॉन आई m इंटू वाई बाई आई, आई इज नथिंग बट, ठीक है, ये वैल्यू 100 है और ये 40 है, तो किसका क्यूब होता है, जो लेंथ कटती है, जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होती है वो उसका क्यूब होता है, तो 40 इंटू 100 क्यूब डिवाइड बाई 12, ये समझ में आया आप लोग को? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 11.25 मेगापास्कल. तो स्ट्रेस एट बी इज इक्वल टू स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस टेंसाइल के लिए आपने क्या किया, बेंडिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस इन सी इज इक्वल टू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, माइनस का डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस माइनस का बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये डायरेक्ट का माइनस, so this is nothing but माइनस का 3.75 प्लस का 11.25 एंड हेयर माइनस का 3.75 माइनस का 11.25, so you'll get the answer here as in the fiber B, in the fiber B the stress is nothing but 7.5 tensile, पॉजिटिव आया है तो टेंसाइल, नेट स्ट्रेस इज टेंसाइल इन फाइबर C, नेट इज माइनस 15 मेगा पास्कल, दैट इज माइनस, ये क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव हो जाएगा. देखो समझ में आया सबको?
अंडरस्टूड एवरीवन? जल्दी बताइए मुझे, समझ में आया सबको? दिस इज ड्यू टू कंबाइंड shear, कंबाइंड डायरेक्ट लोडिंग एज वेल एज बेंडिंग। तो ये कंबाइन कर दिया हमने। वी हैव कंबाइंड द डायरेक्ट एज वेल एज द बेंडिंग मोमेंट। लिख लीजिए फटाफट। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इसके ऊपर एक ईएससी का क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। चलो इसके ऊपर एक ईएससी का क्वेश्चन करते हैं, ईएससी कन्वेंशनल। क्या दिया हुआ है? एक रेक्टेंगुलर बीम है, क्रॉस सेक्शन फॉर दिस बीम इज दिस इज द क्रॉस सेक्शन फॉर द बीम, ठीक है ना? तो ये डेप्थ, ये विड्थ इसकी W है, ये डेप्थ इसकी D है। क्लियर? और इस पे क्या लगा हुआ है? इस बीम में डायरेक्ट लोड लगा है और मोमेंट लगा है, देखिए, ठीक है? ये जो मोमेंट की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ द मोमेंट इज 200 न्यूटन मीटर, ठीक है ना? और ये जो P की वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 200 न्यूटन। P is equals to this, and the width is 0.25 meter and the depth is 0.40 meter. आपसे क्या पूछा है? ठीक है, आपसे ये पूछा है, ठीक है, measured from centroidal axis of beam, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस will be 0 at a distance from centroidal axis, at which distance the normal stress will be 0, ठीक है? ऑप्शन ए इज y is equals to 15 mm, ऑप्शन बी इज y is equals to 13.3 mm, C is equals to y is equals to माइनस का 15 mm, ठीक है? ऑप्शन डी इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस का 13.3 mm। ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन।
चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप लिख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन। लिख लिया, रिटन एवरीवन? चलो देखो, अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज दिस इज द क्रॉस सेक्शन, लेट अस सपोज दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। देखिए, बिकॉज ऑफ दिस पी लोड each and every fiber will be under direct tension, yes or no? Each and every fiber will be under direct tension, yes or no? Each and every fiber will be under direct tension. Each and every fiber will be under direct tension. Each fiber will be under direct tension. Each fiber will be under direct tension. Yes or no? ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट टेंशन? डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस ही तो है, डायरेक्ट टेंशन। डायरेक्ट टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा डायरेक्ट इज इक्वल टू पी बाई ए। एंड बिकॉज ऑफ द बेंडिंग, देखिए बिकॉज ऑफ द बेंडिंग इज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। बिकॉज ऑफ द सैगिंग बेंडिंग मोमेंट above the neutral axis it will be compression, and below the neutral axis it will be in tension. Below the neutral axis it will be under tension, and above the neutral axis it will be under compression. होगा कि नहीं होगा? आपसे क्या पूछा है? फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस एट विच डिस्टेंस द स्ट्रेस विल बी जीरो। अब आप मुझे बताइए फ्रॉम द लॉजिक दिस इज कंप्रेशन, दिस इज टेंशन एंड दिस इज टेंशन। अब आप मुझे ये बताइए above the neutral axis will be zero और below the neutral axis it will be zero। जल्दी बताइए मुझे, above the neutral axis it will be zero और below the neutral axis it will be zero। अबव, वेरी गुड। वाई? बिकॉज देखिए ऊपर टेंसाइल है और यहां पर क्या है? बेंडिंग में ऊपर कंप्रेसिव है। सो फॉर श्योर टेंसाइल और कंप्रेसिव आपस में मिक्स होकर जीरो कर देंगे। बट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस नीचे भी टेंसाइल डायरेक्ट टेंशन की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑल्सो इट विल बी डायरेक्ट टेंशन। सो डेफिनेटली दे विल एंड अप टू द जीरो। ठीक है। सो फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस लेट अस सपोज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, the total normal stress is zero। ठीक है। So because of the direct stress it is nothing but P by A, P, and area of the cross section is 0.25 into point P, the value of P is, ठीक है, width into depth minus compressive, what is the value of bending stress? Bending stress is nothing but ठीक है, m into y by I। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। दिस शुड बी, आपको y निकालना है। अब देखिए p की वैल्यू कितनी दी हुई है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p इज नथिंग बट 200 न्यूटन। ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.25 मीटर इंटू 0.40 मीटर, माइनस मोमेंट इज नथिंग बट 200 न्यूटन मीटर इंटू y अपॉन I। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0.25 इंटू 0.4 क्यूब डिवाइड बाई 12 एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। देखो ये समझ में आया आप लोग को? तो you will get y from here, you will get y as 0.13 मीटर। 0.13 मीटर मीन्स, ठीक है, 13.33 mm। 13.33 mm। सो ऑप्शन B is the correct answer। B for Bombay is the correct answer। समझ में आया ये क्वेश्चन आप लोग को? ये बताइए।
अंडरस्टूड एवरीवन दिस क्वेश्चन? देखो, वी कैन से दैट फ्रॉम अवर लॉजिक वी कैन से दैट ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो नहीं होगा. Without any solving, we can say that option C and option D. Sorry, this is the objective question. I'm so sorry. This is the objective question. This is the objective question, not the conventional question. ठीक है ना? From our logic, we can say that option C and option D won't be answer. Why? Because Y is negative. Below the neutral axis can't be, stress can't be zero. तो आपने क्या किया? अबव द न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया. यू गेट द आंसर. So guys, this finishes your shear and combined loading chapter. Shear and combined loading. This finishes your shear and combined loading chapter. So from tomorrow we'll start our last chapter, that is column. We'll start our last chapter, that is column. ठीक है? And after this, after finishing strength of material, ठीक है, after finishing strength of material we'll start surveying. After surveying we'll start structure analysis. We'll start structure analysis. ठीक है ना? आफ्टर फिनिशिंग कॉलम हम क्या करेंगे? इसके कुछ क्वेश्चन ले लेंगे. कंबाइंड लोडिंग के क्वेश्चन हम लोग कॉलम के चैप्टर में ले लेंगे. ठीक है? सो दिस कॉलम चैप्टर विल बी फिनिश इन 2 days. 2 दिन में कॉलम हो जाएगा. आफ्टर 2 days, ठीक है, आफ्टर 2 days मतलब 2 days मतलब 31st फर्स्ट तक हम लोग क्या करेंगे? 1st of August तक विल फिनिश स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ठीक है? 1st of August विल फिनिश स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ठीक है? एंड आफ्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विल स्टार्ट विद सर्वेइंग. एंड आफ्टर सर्वेइंग विल स्टार्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस. Clear everyone? ठीक है ना? चलो, थैंक यू सो मच गाइस. कल फिर मिलते हैं और इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, कैसे कैसे और चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे. सो from tomorrow we'll start with our column chapter. ठीक है? Thank you so much guys. Thank you so much for joining. We'll meet you tomorrow, and tomorrow will be your last chapter, that is column. So it will take around 2 days to complete the column chapter, and after that we'll finish off whole strength of material. ठीक है? Thank you so much guys. कल फिर मिलते हैं. Thank you so much. Good night everyone.